नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। साथियों, आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है थिंक टैंक फॉर नेशन बिल्डिंग। ये कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम समाज के ऐसे प्रबुद्ध लोगों को बुलाएंगे जो सफल हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है, जिनके पास एक सोच है, दूरदर्शिता है और उस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उनके पास एक विज़न है। ये जो लोग हैं, प्रबुद्ध लोग, ये बताएंगे सरकार को, सुझाव देंगे कि और बेहतर तरीके से कैसे चला जा सकता है। सरकार क्या ऐसे कदम उठा सकती है जिससे कि उस क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा फायदा हो सके, इंडस्ट्री को फायदा हो सके और सरकार को उसका पूरा लाभ मिल सके। थिंक टैंक फॉर द नेशन कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं श्री राकेश जैन जी। राकेश जैन जी एक जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इसके अलावा एक सफल व्यवसायी है। कैपिटल मार्केट में बहुत बड़ी इनकी एक्सपर्टाइज है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी इनका दखल है और हम इनसे जानेंगे कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सरकार के पास क्या विकल्प हैं और क्या स्थिति है, क्या इनके पास सुझाव है, क्या इनकी सोच है। जैन साहब, कार्यक्रम थिंक टैंक फॉर नेशन बिल्डिंग में आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफ़ी समय से लगे हैं। उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया, फिर मेड इन इंडिया की बात की। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। पीछे सोच ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश में निर्माण हो, देश की इंडस्ट्री को ग्रोथ मिले, लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितना होना चाहिए देश में, उस मुताबिक क्या आपको लगता है कि हुआ है? आपकी क्या राय है? धन्यवाद अतुल जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप इस बारे में मेरे से सवाल जी कर सके। धन्यवाद। मेरा अपना मानना ये है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स उठा रही है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस की हैं। गवर्नमेंट कमिटेड है कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाएं तो एक ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिकॉज ऑफ विच जो इंडस्ट्री पीपल हैं वो इन्वेस्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा करने में कतरा रहे हैं। बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ कर रहे हैं, जबकि पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है और इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स लिए हैं टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट स्टेप ले रहा है कि अगर इंडस्ट्रीज़ चाइना से शिफ्ट होती हैं तो वो इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आ जाएं। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है जी कि इस प्रोसेस में हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर्स को क्या नज़रअंदाज कर रहे हैं? नहीं जैन साहब, सरकार ने कहा कि स्टार्टअप, सरकार ने कहा मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपने ये भी कहा कि सरकार और मोदी जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर ये विश्वास की कमी क्यों है दोनों के बीच में? देखिए, विश्वास की कमी इसलिए है कि इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं वो स्पीड नहीं आ पा रही जो सोच में आ रही है। मैं आपको एक अपना वाकया याद दिलाना चाहता हूँ। 6 साल पहले मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि ये लॉ बैड है। जो उस कॉन्फ्रेंस का कन्वीनर थे, उन्होंने कहा लॉ इज लॉ, लॉ कैन नॉट बी बैड और गुड बिकॉज लॉ इज लॉ। लॉ बन गया तो आपको उसे फॉलो करना है। उसके जवाब में मैंने जो वहां कहा था, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये चीज ठीक नहीं है। देयर इज ए बैड लॉ एंड देयर इज ए गुड लॉ। इट इज ए लॉ, नो डाउट, but a bad law is a bad law. Now what makes a law bad? एक लॉ
जो प्रैक्टिकल नहीं है, एक लॉ जिसकी वजह से, जिस इंटेंट से की वजह से वो लॉ बनाया गया था, अगर वो उसको पूरा नहीं कर रहा तो वो बैड लॉ है। अगर वो लॉ प्रैक्टिकल नहीं है, आपने लॉ तो बना दिया लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो लॉ अच्छा लॉ नहीं है। उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में खर्चा बहुत आता है, एफर्ट्स बहुत आते हैं, कॉस्ट बहुत लगती है, और जितना फ़ायदा नहीं होता उससे ज़्यादा एफर्ट लग जाते हैं, तो वो लॉ अच्छा नहीं है। आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो बैड लॉज हैं और जिनकी वजह से ये ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है। उसके पीछे कारण मैं ये समझता हूँ कि जो कानून थे, कुछ कानून ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं। उस वक्त क्या परिस्थितियां रही होंगी जब कानून बनाया गया था, और आज की परिस्थितियां भिन्न हैं, तो उस हिसाब से इन कानूनों के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, ये भी आपको लगता है? एक तो ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि कानून पुराने हैं, उनमें चेंजेस चाहिए, लेकिन क्या है कि हम एक डायनामिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, सिचुएशन बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। तो जो सिचुएशन कोरोना से पहले थी और जो सिचुएशन आज है, उसमें अब ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहूँगा कि हमने सर्कल रेट का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में डाला कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सर्कल रेट से कम होती है तो बायर और सेलर को भी एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उस डिटेल में गया तो ये अपने आप में पूरा इंटरव्यू हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जब सर्कल रेट 2017-18 में बने थे, उस टाइम सिचुएशन दूसरी थी। उसके बाद देयर वाज स्लो डाउन, उसके बाद कोरोना आ गया, तो आज प्रॉपर्टी रेट्स 20 से 30% कम हो गए हैं, लेकिन सर्कल रेट वहीं के वहीं है। सर्कल रेट सब्जेक्ट मैटर, स्टेट मैटर है। अगर सर्कल रेट्स नहीं बदले जाते या ऐसे ही रहते हैं तो रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन होने में बहुत तकलीफ होगी। बिल्कुल। तो रियल एस्टेट सेक्टर जो ऑलरेडी मरा हुआ है वो कभी उभर नहीं पाएगा। ये आपने एक एग्जांपल दिया। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। दिया। हम जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम टैक्स में एक और लॉ है कि अगर कोई आप कंपनी खरीदते हैं तो आपको उसे बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करना होगा। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कंपनी की बुक वैल्यू बहुत अच्छी होती है, एसेट वैल्यू बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट खत्म हो जाता है। कोरोना के पास ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो ठप हो गए हैं। बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी में पैसा लगाते हैं एंटिसिपेटिंग कि उनको अच्छी रिटर्न मिलेगी, लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद उन्हें लगता है कि उन्हें रिटर्न नहीं मिलेगी। तो उस टाइम पर वो औने पौने दाम दे के भी कंपनी से निकलना चाहते हैं। सिमिलरली बहुत सारे प्रमोटर्स हैं जिनके पास डेट है, वो औने पौने दाम दे के भी निकलना चाहते हैं ताकि उनकी डेट लायबिलिटी शिफ्ट हो जाए। बिकॉज ऑफ दिस लॉ कि आपको बुक वैल्यू पे खरीदना पड़ेगा, पर्टिकुलरली अगर वो अनलिस्टेड शेयर है तो नतीजा क्या होता है कि अगर एक 100 रुपये की चीज़ के मैं 10 रुपये दे रहा हूँ या 20 रुपये दे रहा हूँ, सेलर भी एग्री है उस 20 रुपये लेने में, लेकिन बिकॉज ऑफ इन प्रोविजंस की वजह से वो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी। तो हमें रियलिटीज़ देखनी चाहिए। उस वक्त इंटेंट था कि लोग अंडर प्राइस करके ट्रांसफ़र कर देते थे, ब्लैक मनी जनरेट होती थी, लेकिन रियलिटीज़ के साथ साथ हमें चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, आपने कहा इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। हाँ, ये मेरा सवाल अगला। तो मैं अब इसमें यह भी कहना चाहूँगा कि कभी कभी हमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं चाहिए। कभी कभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे विचार में इस वक्त ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डील्स थ्रू हों, डील्स चलें। तो आज अगर हम ऐसे प्रोविजंस को 3 साल या 5 साल के लिए अबेंस में भी डाल दें, तो मेरी पर्सनल फीलिंग है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत डील्स होंगी, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा, गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी मिलेगी, बैंकों को भी अपने पैसे वापस मिलेंगे, क्योंकि जो लोग खरीदेंगे कंपनियां वो नया पैसा डालेंगे, नई एनर्जी डालेंगे, नई मैनेजमेंट डालेंगे। दिस विल बी गुड फॉर द कंप्लीट नेशन बिल्डिंग। इसके अलावा मैं अब ट्रस्ट डेफिसिट की बात पे आता हूँ। आज की डेट में पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन बहुत बढ़ गए हैं, ये 2 साल से हो रहे हैं। एक तरफ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारे प्रोसेसेस ऑनलाइन हो जाएं, डिजिटलाइज हो जाएं, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ जाए,
जो एक बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंसी आ जाए, और ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं जी। लेकिन मेरा इसमें एक कहना ये है कि हम वेट क्यों करते हैं कि एसएससी ने डिफ़ॉल्ट किया। हम पेनल्टी में ये आदमी भूल सकता है। आज हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम है, तो अगर एक आदमी, एक एसएससी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट किसी भी एरिया में कुछ जो उसे रिटर्न फाइल करनी है वो डिले कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो हम उसे नोटिस इमीडिएटली क्यों नहीं दे सकते। सिस्टम ड्रिवन नोटिस जाने चाहिए ऑन द ड्यू डेट, क्योंकि सिस्टम बता देगा कि इनकी रिटर्न नहीं आई है, तो वो इमीडिएटली नोटिस भेजें, कंप्यूटर जनरेटेड कि आपका रिटर्न नहीं आई है, और विद इन 7 डेज या 15 डेज आपको फाइल करनी है। और जो पेनल्टीज वगैरह हैं वो 15 दिन के बाद अप्लाई हों, कि अगर उस नोटिस के बाद, ताकि आप उसे एक चांस दे रहे हैं। देखिए, हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, गलती की संभावना हो सकती है जी। हर जगह गलतियां होती हैं, लेकिन अगर हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को उन गलतियों की भारी सजा देंगे तो लोगों में डर बैठ जाएगा। वो डर बैठेगा तो वो इन्वेस्टमेंट में अपना हाथ रोकेंगे, आगे नहीं आएंगे। फिर प्रोसिक्यूशंस बहुत हो रहे हैं। प्रोसिक्यूशंस का मतलब है कि आप कोर्ट के चक्कर काटते रहिए और जेल का डर आपके सर पे बैठा रहेगा। ठीक है, कभी कभी लॉ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं इनको ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं, लेकिन क्या हमने एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दी? क्या हमने टेक्निकल डिफ़ॉल्ट की वजह से प्रोसिक्यूशन किया, या हमने विलफुल डिफ़ॉल्ट की वजह से प्रोसिक्यूशन किया? जी। मैं बहुत जगह देख रहा हूँ कि जहाँ पे विलफुल डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े अमाउंट के विलफुल डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, और जहाँ टेक्निकल डिफ़ॉल्ट्स हैं उन पे एक्शन लिया जा रहा है। चलिए, ये तो मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, बहुत सारी चीज़ें मालूम भी हैं, लेकिन अगर आप पॉलिसी मेकर हों, आपको हम कहें कि आपको डिसीजन लेना है, ऐसे क्या 3 या 5 डिसीजन होंगे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए आप तुरंत लेना चाहेंगे या ले पाएंगे, जो सुझाव आपके जरिए सरकार तक पहुंच सके? देखिए, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक प्रोसेस क्रिएट हो जिसमें स्टेक होल्डर्स अपने फीडबैक, अपने व्यूज़ गवर्नमेंट के पास पहुंचा सके, या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके पास पहुंचा सके, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो। आज की डेट में मैं देख रहा हूं कि हर डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है जिसमें आप फीडबैक डाल सकते हैं, लेकिन कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए कि ये जो आपने फीडबैक डाला है उस पर एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, वहाँ पे एक्शन फिक्स होना चाहिए। और उससे क्या हो रहा है कि कोई आदमी फीडबैक देने को ही तैयार नहीं है। आदमी फीडबैक देते हुए डरता है, वो कहता है कि मैंने फीडबैक दिया तो डिपार्टमेंट मेरे पीछे लग जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स कमेटी बनाई जाए, उसमें प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व किए जाएं, वो कमेटी इन फीडबैक्स को रिव्यू करे, ऑन ए वीकली बेसिस उनको पब्लिश करे, कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाए जिसमें वो बताए कि हमारे पास इतने फीडबैक आए थे, उसमें से हमने इतनों पे विचार कर रहे हैं। जिन पे विचार कर रहे हैं उनके जिन्होंने फीडबैक दिया है उनको एनकरेज करें कि आपके विचार अच्छे थे तो हम आपको चाहते हैं आप और दीजिए। इन अदर वर्ड्स, ये जो सिस्टम है फीडबैक का, इसको एनकरेज करें ताकि लोग ज़्यादा फीडबैक दे सकें, और गवर्नमेंट को और जो डिसीजन मेकिंग एजेंसीज हैं उनको सही सिचुएशन का पता लगे ताकि उस पर वो करेक्टिव एक्शन ले। आज की डेट में करेक्टिव एक्शन कितना हो रहा है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल हो सकता है हो रहा हो लेकिन हमको नहीं पता, कोई हमारा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें ये चीज़ें पब्लिश की जाए, जिसमें ये चीज़ें एजुकेट की जाए, इन्फॉर्म की जाए, लोगों को जानकारी, और लोगों में कॉन्फिडेंस क्रिएट हो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होगी। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, दे शुड नॉट एक्ट एज ए रेगुलेटर, दे शुड एक्ट एज फैसिलिटेटर। वो सेल्स ओरिएंटेड हों। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा अगेन। 20 साल पहले बैंकिंग में आपको लोन लेना होता था तो आप बैंक में जाते थे, बैंक के धक्के खाते थे, और सब बंदे बैंक वाले जो है वो बहुत हाई हॉर्स पे बैठकर डिसीजन लेते थे। 20 साल में इतना प्राइवेटाइजेशन हुआ बैंकों का कि आज बैंक आपके पीछे भागता है कि मेरे से पैसा ले लो। वो आपको फैसिलिटेट करता है कि आप कैसे बैंक पैसा ले सकते हो, आपको एजुकेट करता है जी। तो जो बैंकिंग में हुआ है ये हर जगह होना चाहिए।
हर चीज़ में गवर्नमेंट सिर्फ कंट्रोल करके या डंडा मारने वाली सिचुएशन में नहीं होनी चाहिए। करने की कोशिश ना करें, उनको बढ़ावा देने की कोशिश करें। उससे कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। आज मैंने कोई गलती कर दी तो वो उसने मुझे सोल्यूशन बताया कि इस गलती को हम कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि मेरी मानना ये है कि 99.9% बिजनेस पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो बढ़ावा देना चाहते हैं, वो लॉज को फॉलो करना चाहते हैं, वो लॉज को तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन कभी कभी लॉज इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और उनमें ग्रे एरियाज आ जाते हैं कि उनको पता नहीं लगता कि क्या करें। तो गवर्नमेंट को उसमें भी फैसिलिटेट करना चाहिए जी। और बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए। क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी चीज़ का सोच पे विचार रखता हूँ कि अगर आप सिर्फ रेगुलेशन करेंगे और डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो बड़ी जल्दी एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपके पास कोई नहीं होगा जिसको आप रेगुलेट करें, क्योंकि वो डेवलपमेंट में वो खत्म हो जाएंगे, बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे। हमें गवर्नमेंट कहती है कि हम टैक्स पेयर्स को रिस्पेक्ट देंगे, कैसे? ये सवाल जो है बहुत ज़रूरी है और उसकी लॉजिस्टिक्स, उसके तरीके बहुत ज़रूरी हैं। और अगर हम उन चीज़ों पे काम करेंगे तो मेरे को बहुत विश्वास है कि बिसाइड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट we will get lot of domestic investment, which will help in employment generation, which will help in Atmanirbhar Bharat, which will help in Make in India। तो जो आपका प्राइम सोल्यूशन है, प्राइम क्वेश्चन है, तो मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट की नॉलेज में हैं, हमको सिर्फ उनका इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूव करना है और हमने रेगुलेशन की जगह सेल्स ओरिएंटेड बनना है। मैं एक और एग्जांपल लूँगा। आज डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ अगर किसी इनकम टैक्स IRS के आदमी को आप बिजनेसमैन से कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो उनसे बात करता है, उनकी कन्वीनियंस पूछता है और उनकी कन्वीनियंस पे या तो खुद उनके पास जाते हैं और या उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहते हैं, बट उनकी पूरी कन्वीनियंस का ध्यान रखा जाता है। हमको भी ये देखना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेस पीपल हैं, उनको हम ड्यू रिस्पेक्ट दें, उनके टाइम की वैल्यू दें और उनमें कॉन्फिडेंस जनरेट करें कि आप नेशन बिल्डिंग के लिए अच्छी चीज़ें कर रहे हो और क्योंकि आप नेशन बिल्डिंग के लिए अच्छी चीज़ें कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, गवर्नमेंट आपके साथ पूरी है। ये सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, ये दिखाई देना चाहिए, ये लोगों को, लोगों के दिल में आना चाहिए कि ये मेरे को हेल्प कर रहे हैं। विश्वास पैदा होना चाहिए। जिस दिन वो विश्वास पैदा हो गया, मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025 इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क इवन आफ्टर एक्सपेक्टिंग ए नेगेटिव ग्रोथ बिकॉज ऑफ कोरोना। हाँ, जो सरकार का लक्ष्य उसको वो हासिल किया जा सकता है। जी जी जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए हैं। अतुल जी, मैं फिर कहूँगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे अपने विचार रखने का एक प्लेटफॉर्म दिया, एक मौका दिया, एंड आई विश दिस प्रोग्राम ए ग्रेट सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। राकेश जैन जी जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक सफल व्यवसायी हैं और काफ़ी अनुभव है, एक लंबा अनुभव है उनका व्यापार में, व्यवसाय के अंदर। सरकार को सुझाव दिए हैं। कार्यक्रम हमने आपको बताया था कि थिंक टैंक फॉर नेशन बिल्डिंग के नाम से ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है। जैन साहब ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करे, साथ में लोगों को सहूलियत देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए काम करें। जो अधिकारी हैं उनको ऐसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। गलती है वो क्षमा नहीं होनी चाहिए, अगर कोई तकनीकी एरर है तो उसको ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। बहुत सारे सुझाव हैं, हम चाहेंगे कि इन सुझावों को सरकार तक जाएं, सरकार नोटिस में लाए और उनको लागू करने की कोशिश करे। कार्यक्रम थिंक टैंक फॉर नेशन बिल्डिंग में अगले सप्ताह आपको फिर हम किसी खास मेहमान से मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि उनके विचार क्या हैं। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।